हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर उत्तम, मेरे यूट्यूब चैनल उत्तम में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन एक टॉपिक में है, इसके पहले हम कई टॉपिक पढ़ा चुके हैं डाइजेशन में अगर न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो उसमें फर्स्ट आता है इंजेशन, मीन्स फूड पार्टिकल्स को इंजेस्ट करना, मीन्स इनटेक करना। उसके बाद का जो टॉपिक आता है वो होता है डाइजेशन, मीन्स जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को जो हम लोग इनटेक किए हुए हैं उन कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को सिंपलर वन में चेंज करना, यह है डाइजेशन। उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन, मीन्स जो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गए हैं उनको इंटेस्टाइनल पार्ट से एब्जॉर्ब किया जाता है और शरीर के डिफरेंट पार्ट में भेज दिया जाता है। उसके बाद आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मीन्स हुआ कि जो सिंपलर वन एब्जॉर्ब हुए हैं उनका हमारे बॉडी सेल्स के द्वारा यूटिलाइज करना। और लास्ट जो ये टॉपिक होता है उसे हम लोग कहते हैं इजेशन, मीन्स अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स जो होते हैं वेस्ट मटेरियल के रूप में हमारे इनस के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो इस तरह से पहला था इंजेशन, दूसरा नंबर हुआ डाइजेशन, तीसरा नंबर हुआ एब्जॉर्प्शन, चौथा नंबर हुआ एसिमिलेशन और पांचवा नंबर हुआ इजेशन। इसमें से अगर हम देखें तो इंजेशन को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, डाइजेशन को हम लोग पिछले क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद का जो टॉपिक है वह है एब्जॉर्प्शन, जो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। एब्जॉर्प्शन हम लोग देखे हैं कि बकल कैविटी से लेकर के ओरल कैविटी से लेकर के ओरल कैविटी में जो डाइजेशन हुआ उस पार्ट को, उसके बाद ओरल कैविटी से फिर वह ओइसोफेगस होते हुए स्टोमक तक आया, वहाँ कुछ डाइजेशन हुआ। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीटली जो फूड हम लोग लिए थे वो सभी फूड्स का जो भी डाइजेस्टेबल फूड हैं उनका डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद फूड पार्टिकल्स के रूप में जो कार्बोहाइड्रेट हैं वे अब मोनोसैकेराइड्स के रूप में चेंज कर दिए गए हैं, मोनोसैकेराइड्स के रूप में चेंज कर दिए गए हैं। ये मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं? इसमें होता है ग्लूकोज, इसमें होता है फ्रुक्टोज, इसमें होता है गैलेक्टोज। तो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड तीन तरह के होते हैं, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज में। मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट टाइप के फूड जो है जो हम लोग खाए हैं, कार्बोहाइड्रेट टाइप का जो भी फूड खाए पॉलीसैकेराइड के रूप में या डाइसैकेराइड के रूप में, उन सभी कार्बोहाइड्रेट्स को मोनोसैकेराइड्स मीन्स ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज में चेंज कर लिया गया। ये तीनों जो हैं वह कार्बोहाइड्रेट के सिंपलेस्ट फॉर्म है और इन्हीं फॉर्म में स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल के द्वारा इनको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट को इस रूप में एब्जॉर्ब किया जाता है। उसके बाद आते हैं हम लोग प्रोटीन जो होता है यह हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन तक आते आते जितने भी प्रोटीन जो हैं डाइजेस्टेबल हैं उन प्रोटीन्स का डाइजेशन कंप्लीट हो गया रहता है और वे प्रोटीन एमिनो एसिड के रूप में चेंज हो जाते हैं, एमिनो एसिड्स के रूप में बदल दिए जाते हैं। मीन्स प्रोटीन का जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है वह है एमिनो एसिड। उसके बाद अगर फैट को देखेंगे तो इसी तरह से जब फैट हम लोग इंजेस्ट करते हैं, इंजेक्शन के बाद हमारे स्टमक में आया, स्मॉल इंटेस्टाइन में आया और वहाँ पर जो है टोटल जो डाइजेस्टेबल फैट हैं वे डाइजेस्टेबल फैट सिंपल फॉर्म में चेंज कर दिए गए, उसे हम लोग कहते हैं फैटी एसिड एंड ग्लाइसेरॉल। तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट जो है वह ग्लूकोज के रूप में, फ्रुक्टोज के रूप में, गैलेक्टोज के रूप में, प्रोटीन जो है वह एमिनो एसिड के रूप में और फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के रूप में अब उपस्थित है एब्जॉर्ब करने के लिए। अब आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के डोडेनम।
स्मॉल इंटेस्टाइन के डोडेनम में, जेजुनम में और इलियम में। दिस इज द डोडेनम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद जो होता है यहाँ से फिर शुरू होता है बहुत सारा पार्ट का घुमावदार एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इससे हम लोग जेजुनम कहेंगे। इसी में एक जगह इलियम आता है। तो हम देखेंगे कि इस स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में जो इनर लेयर होता है, जिसको हम लोग म्यूकोसा लेयर कहते हैं, उसमें कुछ फिंगर्स लाइक पोजीशन पाए जाते हैं। उन फिंगर्स लाइक पोजीशन को हम लोग विलाई और माइक्रोविलाई कहते हैं। वे माइक्रोविलाई जो होते हैं और विलाई हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एब्जॉर्प्टिव सरफेस होता है उस सरफेस को बढ़ा देता है, मीन्स वो इंक्रीज कर देता है। तो इस तरह से भिलाई के द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन के जो वाल होते हैं उस वाल के द्वारा ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के द्वारा, ये प्रोसेस है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, इसके द्वारा जो सिंपलेस्ट फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट के, प्रोटीन के और फैट के, इन तीनों तरह के मटेरियल्स को जो है एब्जॉर्ब कर ले आता है। मीन्स एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस इन विच द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मटेरियल्स, मीन्स फूड मटेरियल्स, आर passing the wall of the small intestine and enters into the blood stream around the small intestine, around the gastrointestinal tract। अब आते हैं कि जैसे ही ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डोडेनम वॉल है, जेजुनम मीन्स कुछ डाइजेस्टिव जो पार्ट्स होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन डोडेनम में हो जाता है, और मैक्सिमम जो पार्ट होते हैं एब्जॉर्बेबल पार्ट जो हैं डाइजेशन के, डाइजेस्टिव फूड के, तो उनका जो एब्जॉर्प्शन होता है वह जेजुनम में हो जाता है। और कुछ जो पार्ट बचता है यानी अभी भी एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, उन सभी पार्ट्स का इलियम तक आते आते एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो जाता है। मीन्स एब्जॉर्प्शन जो है स्टार्ट होता है डोडेनम से, कुछ पार्ट्स डोडेनम में एब्जॉर्ब होते हैं। मैक्सिमम पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स आर एब्जॉर्ब्ड इन द जेजुनम, and after that some parts which are not absorbed in duodenum and jejunum, then ileum is absorbed those parts of the digested food materials which are already digested in the small intestine। तो इस तरह से हम देखेंगे कि डाइजेशन कंप्लीट हुआ। जैसे कैसे कंप्लीट हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन के डोडेनम में, जेजुनम में और इलियम में जो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स जो डाइजेस्ट हो चुके हैं, डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स जो हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, उनका डाइजेशन इसके वाल के द्वारा यहाँ से निकल कर करके यह सिंपलेस्ट फॉर्म जो है, यहाँ पर बहुत सारे कैपिलरीज होते हैं, कैपिलरीज का जाल बिछा जाता है। उस जाल के अंदर जो है यहाँ से ये ब्लड स्ट्रीम है, इस ब्लड स्ट्रीम में आकर के मिल जाता है। तो इस तरह से जो फूड मटेरियल्स होते हैं ये कैपिलरीज के ब्लड स्ट्रीम में आकर के मिल जाते हैं। यहाँ से ये कैपिलरीज मिल कर करके एक मोटा सा वेन आती है, जिस वेन का नाम होता है हेपेटिक पोर्टल वेन। ये हेपेटिक पोर्टल वेन इन सभी यूजफुल डाइजेस्टेड एब्जॉर्ब्ड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फूड पार्टिकल्स को कैरी कर करके लीवर तक पहुंचाते हैं। और ये सभी जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मटेरियल्स फूड पार्टिकल्स हैं, इन सभी में से जितने बाकी बचे होते हैं उन सभी को, मीन्स जितने एक्सेस होते हैं उनको अपने अपने कम्प्लेक्स फॉर्म में बना करके जो लिवर है वह स्टोर रखता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजेन के रूप में स्टोर रखता है, प्रोटीन को जो एमिनो एसिड है, एसिड को जो है वह प्रोटीन के रूप में, और जो फैटी एसिड ग्लिसरॉल है उसको फैट के रूप में वहाँ इकट्ठा रखता है। बाकी मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज और मोस्ट ऑफ द एमिनो एसिड, मोस्ट ऑफ द फैट आर अगेन, ये जो होते हैं यहाँ से मीन्स लीवर से बहुत सारा जो मटेरियल्स होता है उसमें से फिर से एक वेन के द्वारा वहाँ से हेपेटिक आर्टरी के द्वारा हेपेटिक जो वेन होता है उसके द्वारा पहुँचा दिया जाता है आपको हार्ट को, और हार्ट के द्वारा जो है वहाँ से निकलती है फिर एक आर्टरी, और वो आर्टरी जो है सभी हमारे बॉडी के सभी पार्ट में वहाँ से जो इम्पोर्टेंट मटेरियल्स होते हैं हमारे सेल्स के लिए वो उन सेल्स तक पहुँचा दिया जाता है।
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पढ़ने को मिला। एब्जॉर्प्शन में जो सिंपलेस्ट फॉर्म है हमारे फूड मटेरियल्स के, वे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल में उपस्थित फिंगर लाइक पोजीशन मीन्स भिलाई के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उन सभी एब्जॉर्ब सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द मटेरियल को ब्लड स्ट्रीम के द्वारा मीन्स हेपेटिक पोर्टल वेन के द्वारा लिवर तक पहुंचाया जाता है। लिवर से फिर एक हेपेटिक वेन निकलती है और वहां से उन सभी मटेरियल्स को फिर जो है हार्ट को पहुंचाया जाता है और हार्ट से बहुत सारी आर्टरी निकलती हैं। उन आर्टरी के द्वारा इन सभी न्यूट्रिएंट्स को हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के सेल्स में पहुंचा दिया जाता है। तो इस तरह से ये हुआ एब्जॉर्प्शन और कैसे कैसे फूड मटेरियल्स हमारे सेल्स तक पहुंच गए, इसको कहते हैं हम लोग एब्जॉर्प्शन। इसके बाद आता है एसिमिलेशन। इसके बाद का जो टॉपिक है वह है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मीन्स जो फूड पार्टिकल्स सिंपलेस्ट फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लिए गए हमारे सेल्स तक पहुंचा दिए गए। अब उन सभी मटेरियल्स का हमारा बॉडी, हमारा सेल उसको अपने रिपेयर में और अपने ग्रोथ में, अपने एनर्जी के लिए उन सभी मटेरियल का यूज करता है। तो इसी को हम लोग एसिमिलेशन कहते हैं। मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ दोज फूड पार्टिकल्स which are digested in the small intestine and absorbed in the small intestine and carried by the blood stream to the different part of the body are utilized by the cells from repairing growth and energy is termed as assimilation। ये कम्प्लेक्स रूप से हम बता दिए कि एसिमिलेशन आखिर प्रोसेस है क्या। तो एसिमिलेशन प्रोसेस क्या है कि जो एब्जॉर्ब मटेरियल है सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारे सेल्स तक पहुंचा है, उन सेल्स के द्वारा उन सभी मटेरियल्स का अपने रिपेयरिंग में या अपने ग्रोथ में या अपने लिए एनर्जी के लिए अगर इस्तेमाल किया जाता है, इसी प्रोसेस को हम लोग एसिमिलेशन कहते हैं। आते हैं कि जब कोई भी सेल्स में, सपोज दिस इज अ सेल, किसी भी सेल में अगर कार्बोहाइड्रेट पहुंचता है, प्रोटीन पहुंचता है और फैट पहुंचता है, तो वहां पर इसका इस्तेमाल या यूटिलाइजेशन अपने लिए सेल कैसे करता है। तो ग्लूकोज को हम लोग C6H12 और O6 के नाम से, अगर हम लोग केमिस्ट्री का अगर केमिकल फार्मूला लिखें तो इसका फार्मूला होता है C6H12O6। यह जो है ग्लूकोज का फार्मूला है। अब जब यह सेल में जाता है तो यहाँ पर ऑक्सीजन से मिलता है ये, तो C6H12O6 मीन्स ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से मिलेगा हमारे सेल के अंदर तो यह बनाता है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP। इसमें से ध्यान से सुनिएगा, एसिमिलेशन में ग्लूकोज का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। सेल के अंदर जब ग्लूकोज इंटर कर जाता है तो यह सेल एनर्जी के लिए, अपने एनर्जी के लिए इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। ऑक्सीजन से मिलकर करके यह ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है किस चीज में, 6CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। दिस इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसी फॉर्म में एनर्जी जो है सेल को मिलता है और सेल इस एनर्जी का इस्तेमाल डिफरेंट वर्क के लिए करता है। इसमें से अगर हम देखेंगे तो यह जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं और दिस ऑक्सीडेशन प्रोसेस occurs in the mitochondria of the cell। या सेल के अंदर बहुत सारे चीज होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल बॉडी है, उसके बाद गोल्जी बॉडी है, उसके बाद साइटोप्लाज्म है, लाइसोसोम है, एक्सेट्रा। तो उन सभी में से सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में यह प्रोसेस होता है। मीन्स ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ ए सेल फॉर रिलीज ऑफ एनर्जी। मीन्स 30 ATP एनर्जी होता है, वह रिलीज होता है। इसमें से भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सिर्फ 38 ATP ही बनता है। मीन्स कार्बोहाइड्रेट मीन्स ग्लूकोज का ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और वह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीडेशन होकर करके कार्बन डाइऑक्साइड और एस्ट्रोजन बदल जाता है और उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 36 ATP ही बनता है और 2 ATP यह माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर बनता है, मीन्स सेल्स के साइटोप्लाज्म में बनता है। तो इस तरह से
टोटल जो है वह 38 ATP, यहाँ हो गया 38 ATP हमारे एक मोलेकुल, 1 molecule of the glucose oxidized by the 6 molecule of the oxygen and form 6 molecule of the carbon dioxide, 6 molecule of H2O and 38 ATP for the energy of the cell। तो इस तरह से सेल्स को एक ग्लूकोज तोड़ करके 38 ATP एनर्जी प्राप्त होता है। तो अब हुआ कि एसिमिलेशन में ग्लूकोज का इस्तेमाल एक सेल अपने एनर्जी के लिए कर लिया। अब आते हैं प्रोटीन का। प्रोटीन का इस्तेमाल कैसे या एक सेल करता है। तो एक सेल में जब प्रोटीन का एमिनो एसिड पहुंचता है, एक सेल में जब प्रोटीन का एमिनो एसिड पहुंचता है तो वहां वह सेल इस एमिनो एसिड को फिर से प्रोटीन में चेंज कर देता है और यह प्रोटीन जो होता है वह हमारे सेल्स के रिपेयर और ग्रोथ में मददगार साबित होता है। जब किसी सेल्स को कोई हानि पहुंचती है, कोई क्षति पहुंचती है, तो यहाँ पर यही एमिनो एसिड फिर जो है प्रोटीन बना करके उस सेल्स को रिपेयर कर देता है, उस सेल्स को बना देता है। इतना ही नहीं, हमारे शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम भी इसी प्रोटीन से बना होता है, एमिनो एसिड से बना होता है। तो इस तरह से प्रोटीन जो है मीन्स एमिनो एसिड जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक फूड कंपोनेंट है, जिसके द्वारा शरीर के मैक्सिमम जो काम होते हैं सेल के, जैसे इम्यूनिटी, रिपेयरिंग, ग्रोथ एक्सेट्रा, ये सभी काम जो है वह एमिनो एसिड मीन्स प्रोटीन के द्वारा ही परफॉर्म किए जाते हैं। यह हो गया एसिमिलेशन ऑफ प्रोटीन इन द सेल। उसके बाद आते हैं फैट। तो फैट का एसिमिलेशन जो होता है ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के रूप में जो है वह हमारे सेल्स तक पहुंचा है। इस तरह से फैट जो है हमारे सेल्स तक फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के रूप में पहुंचा है, सिंपलेस्ट फॉर्म में पहुंचा है। यहाँ पर सेल फैट को मीन्स फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल का इस्तेमाल करते हुए वहाँ ट्राइग्लिसराइड बनाता है और ट्राइग्लिसराइड बना करके वह उस सेल्स के आसपास जो एडिपोज टिश्यू होते हैं उन टिश्यू में उन सभी ट्राइग्लिसराइड को स्टोर रखता है, ताकि जब कभी भी हमारे बॉडी को एनर्जी की जरूरत होगी, ग्लूकोज हम नहीं खाए रहेंगे, प्रोटीन नहीं रहेगा, तो फैट जो है उस समय एनर्जी देने का काम करता है या और भी फंक्शन परफॉर्म करने का काम करता है। तो इस तरह से हमारे सेल में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का एसिमिलेशन कैसे कैसे हुआ यह हम बताने की चर्चा किए हैं। अब आते हैं एसिमिलेशन के बाद आता है इजेशन। एसिमिलेशन के बाद आता है टॉपिक इजेशन। मीन्स जो फूड पार्टिकल्स, कम्प्लेक्स फूड पार्टिकल हम खाए, ओरल कैविटी में गया, कुछ डाइजेस्ट हुआ, कुछ अनडाइजेस्टेड जो है पार्टिकल एक साथ बुलस बना करके हमारे इसोफेगस से होते हुए स्टमक में आए। स्टमक में आने के बाद कुछ प्रोटीन पार्टिकल्स का जो है वहाँ डाइजेशन हुआ और वहाँ पर जो है काइम बन गया और काइम जो है सरकते हुए हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर किया। वहाँ आने के बाद वहाँ कार्बोहाइड्रेट जो बचे हुए थे उन सभी का यहाँ डाइजेशन हुआ, प्रोटीन जो बचे हुए थे उन सभी का डाइजेशन हुआ, फैट जो बचे हुए थे उन सभी का डाइजेशन हुआ। ठीक, उसके बाद जो होता है कुछ ऐसे भी पार्ट्स होते हैं प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट और फैट के जो डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं, जो बहुत ही हार्ड कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनका डाइजेशन संभव नहीं हो पाता है, अनडाइजेस्टेबल होते हैं। तो वे सभी अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स एंड बाई प्रोडक्ट्स आफ्टर डाइजेशन जो पार्ट्स बचे होते हैं वो फिर लार्ज इंटेस्टाइन तक आते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद उसमें से भी वाटर और कुछ सॉल्ट को वहाँ से ऑब्जर्व कर लिया जाता है और बाकी जो वेस्ट मटेरियल बचे हैं उनको फिर रेक्टम तक भेज दिया जाता है। और उसके बाद जब कभी भी हम डेफिकेशन फील करते हैं तो डेफिकेशन के द्वारा इन सभी वेस्ट मटेरियल्स को हम लोग इजेक्ट कर देते हैं। इसी का नाम है इजेक्शन थ्रू द एनस। तो इनस के द्वारा वे सभी वेस्ट मटेरियल्स को हम लोग शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स आर एलिमिनेटेड थ्रू द एनस इज टर्म्ड एज इजेक्शन। इजेक्शन इसी को कहते हैं। तो इस तरह से करके हमारा डाइजेशन का पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ, डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि इस चैप्टर से आपको बहुत कुछ हमारे द्वारा बताया गया होगा। हमारे द्वारा बताया गया बहुत सारी चीज़ को आप जो है ग्रहण किए होंगे और वे सभी चीज़ आपके
नीट के एग्जामिनेशन में सहायक होंगे। इसलिए हम आपसे अपील करेंगे कि आप हमारे वीडियो के लिए लाइक ज़रूर करें, अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब भी करें, साथ साथ शेयर करें एंड उसके बाद कमेंट भी करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा या किस तरह की त्रुटि अभी रह गई है। आपका कमेंट जो होगा मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल होगा। हम अगले नेक्स्ट टॉपिक में उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए और बढ़िया से बढ़िया वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।